तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर देख लिया था, है ना। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखा था पहले, तो उसका फॉर्मूला देखा था। कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं और Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C का फॉर्मूला हो जाता है Q अपॉन V, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा था अपन ने, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा कैपेसिटेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस को कंडक्टेंस भी कैपेसिटेंस जो होता है उसको अपन कंडेंसर भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था फैन वगैरह में, ट्यूबलाइट में, ऐसे कई जगह पे यूज होता है ना। मोटर, जो रोटेटिंग मोटर होती है उनमें यूज होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको कैपेसिटर से रिलेटेड और भी छोटी छोटी बातें की थी, ठीक है ना। बेसिक बातें बताई थी, कैपेसिटेंस की यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूले वगैरह, ये सब हम लोगों ने कर लिए थे। फिर मैंने आपको लास्ट बताई थी कैपेसिटर की डेफिनेशन, कैपेसिटर या कंडेंसर की डेफिनेशन। तो कैपेसिटर या कंडेंसर की डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा? A capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric energy. तो कैपेसिटर क्या होता है बेटा? एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में। तो कैपेसिटर क्या एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है ना बेटा। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या देखेंगे बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखें अपन, तो देखो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना। तो देखो अगर अपन चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए किसी कैपेसिटर का अगर पोटेंशियल डिक्रीज करें, किसी कंडक्टर का अगर पोटेंशियल डिक्रीज करें, तो देखो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है उसका? इंक्रीज हो जाता है। तो यही बेटा क्या है, इसका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जैसे कि सपोज बेटा ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? एक कंडक्टर है। सपोज इसको हमने दिया Q चार्ज, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 है, इसको हमने दिया बेटा Q चार्ज, तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल हो गया V। Q चार्ज देंगे तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है पोटेंशियल क्या होता जाए, इंक्रीज होता जाता है। पोटेंशियल का वो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू KQ/R। तो जैसे जैसे हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल क्या होता जाता है बेटा? इंक्रीज होता जाता है। अब एक लिमिट के बाद इसकी कैपेसिटी होगी, एक लिमिट के बाद अगर अपन इसको चार्ज देंगे तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा, इसका डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। अब हम चाहते हैं कि बेटा इसकी कैपेसिटी बढ़े, हम ये चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या हो? इंक्रीज हो। कैपेसिटी इंक्रीज हो तो कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए मतलब ये ज्यादा से ज्यादा और चार्ज को अभी स्टोर कर पाए, हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेटा, देखना, इसको मान लेते हैं प्लस Q चार्ज दिया। कौन सा चार्ज दिया? प्लस Q चार्ज दिया। अब देखो बेटा हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर के बाजू में एक अनदर कंडक्टर रखा, और ये कैसा है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर है। कैसा है बेटा? न्यूट्रल कंडक्टर। अब इसको तो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। कौन सा चार्ज दिया हुआ है? प्लस Q चार्ज। अब यह न्यूट्रल कंडक्टर रखा, तो देखना बेटा न्यूट्रल कंडक्टर जैसे अपन रखेंगे, देखो रेडियस की अपने कोई जरूरत नहीं है, तो रेडियस मिटा देते हैं तो सिंप्लीफाइड रहेगा डायग्राम। अपन क्या सीख रहे हैं बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखो यहाँ से देखा था अपन ने, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अगर Q को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये अपन देख रहे हैं। अब जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर को रखा बेटा, तो ये जो कंडक्टर है इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पूरे एरिया में फैला हुआ है, तो इसके ऊपर पूरे एरिया में ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, इस तरीके से स्प्रेड है ये, ठीक है ना बेटा। अब सुनो, ये न्यूट्रल कंडक्टर जैसे ही हम इसके पास रखेंगे तो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो पॉजिटिव चार्ज, इसके जो नेगेटिव चार्जेस है उनको अपने साइड क्या कर लेंगे बेटा? अट्रैक्ट कर लेंगे, और नेगेटिव साइड इधर हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेटा क्या होता है कि जब कभी भी किसी चार्ज कंडक्टर के पास में एक और कोई न्यूट्रल कंडक्टर रखते हैं, तो न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होता है बेटा? चार्ज इंड्यूस हो जाता है।
ये जो कंडक्टर है इसके पास में अपोजिट नेचर का, जैसे यहाँ प्लस चार्ज था तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव। तो बेटा ये क्या हो गया, इसमें चार्ज नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया और पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा सुनो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला, ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज देखो, अगर अपन डिस्टेंस देखें तो इफेक्टिव डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज की कम है और पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा है, ठीक है ना। तो बेटा इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज का, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है इसके ओवरऑल, जैसे कि मान लो मेरी बात सुनो, जैसे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, और चार्ज पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो इसमें चार्ज तो कांस्टेंट है, जितना नेगेटिव चार्ज है ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो KQ तो कांस्टेंट हो गया। अब जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, है ना। तो देखो R पॉजिटिव इज ग्रेटर देन R नेगेटिव है, या आप ऐसा देख लो कि स्मॉल r की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के कारण कैसी है बेटा, ये देखो पॉजिटिव यहाँ से ज्यादा दूरी पे है और नेगेटिव यहाँ से पास में है। तो r जो ये जो r की डिस्टेंस है किसकी कम है, किसकी कम है, ये r वाली डिस्टेंस, ये r रेडियस नहीं बोल रहा मैं, r बोल रहा हूँ वो डिस्टेंस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, वो वाला r बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल R मैंने बोला ही नहीं कि इसकी रेडियस है, ठीक है ना। ये r मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बात समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से स्फीयर से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो इसके कारण पोटेंशियल, इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। किसका, इस वाले कंडक्टर का। मैं एग्जाम्पल से देता हूँ, जैसे मान लो आप सब कुछ भूल जाओ, मान लेते हैं बेटा ये जो कंडक्टर था जब इसके पास इस कंडक्टर को नहीं रखा था तो इसका पोटेंशियल था, मान लेते हैं इनिशियली 10 वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं। अब जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ रखा तो नेगेटिव चार्ज इसमें इस साइड आ गए, पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गए। अब मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज इसके पास में रखा है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया वो आया बेटा माइनस का, पास में है ना, तो मान लेते हैं बेटा 6 वोल्ट आया, -6 वोल्ट ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इससे दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा है तो कम आएगा, तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण आया प्लस का 2 वोल्ट, समझ गए। तो ये तो अब इनिशियल कंडीशन हो गई, इस पे आया ऐसा, तो अब बेटा इस पे नेट पोटेंशियल लिखें इसका, तो क्या लिखेंगे V डैश, पहले तो 10 था, अब देखें अब कितना हो जाएगा, देखना अब V डैश 10 तो पहले से ही था, तो ये 10 में 2 ऐड हो गया तो +2 और माइनस का 6 हो गया, तो बेटा V डैश की वैल्यू कितनी है, 12 - 6 वोल्ट आई, 6 वोल्ट आई कि नहीं आई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले इसका पोटेंशियल कितना था बेटा, पहले इसका पोटेंशियल था 10 वोल्ट, लेकिन जैसे ही ये कंडक्टर अपन ने पास में रखा, दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर पास में रखा, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट, और पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गई। तो यही तो प्रिंसिपल है इसका कैपेसिटर का। कैपेसिटर में बेटा क्या होता है, अकेला कोई कंडक्टर होता है ना, तो उस अकेले कंडक्टर को अपन इतना चार्ज नहीं दे सकते कि मतलब बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, उसके बाजू में एक कंडक्टर को और को रखा जाता है, वो जैसे ही बाजू में एक कंडक्टर रखते हैं तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जैसे ही चार्ज इंड्यूस होता है बेसिकली क्या हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल था। अब सुनो, साइंटिस्टों ने ये सोचा कि अभी तो ये ऐसा रखा है, न्यूट्रल रखा है, अगर मान लो नेगेटिव कंडक्टर को रख दें, मान लो ये पॉजिटिव भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के कारण +2 हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अगर यह मान लो पॉजिटिव हो ही ना, नेगेटिव चार्ज रख दें पूरा का पूरा, तो और कम हो जाएगा पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कुछ बात समझ आएगी नहीं, ठीक है ना। तो ये था बेटा बेसिक प्रिंसिपल, इसमें बस ये है, आप ये समझ सकते हैं कि एक अकेला जो कंडक्टर होता है
उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि अपन बेटा उसको बहुत सारा चार्ज अपन उसको उसके ऊपर स्टोर कर पाए। तो क्या करते हैं, उसके बाजू में बहुत कम डिस्टेंस पे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे, बिल्कुल बाजू में, ठीक है ना, एक अनदर कंडक्टर रखते हैं। उस कंडक्टर के कारण क्या होता है, उस कंडक्टर के कारण बेटा इसका पोटेंशियल, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वैसे रिड्यूस हो जाता है। पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है तो कैपेसिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, कैपेसिटी उसकी फिर बढ़ जाती है। ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर इसी की अपने को कैपेसिटी और बढ़ाना है, इसी की कैपेसिटी और बढ़ाना है, इसी कंडक्टर की, तो मैं क्या करूं बेटा, मैं अब इसको क्या करूं, इसमें मैं पॉजिटिव न्यूट्रल कंडक्टर को ना रखते हुए क्या रख दूं, इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज वाले कंडक्टर को रख दूं, तो पोटेंशियल बहुत कम कर देगा वो नेगेटिव चार्ज। देखो जैसे कि देखो बेटा, जैसे कि मेरे पास वही वाला कंडक्टर है, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, बस कंडक्टर है, इसको हमने दिया प्लस क्यू चार्ज, है ना, इसका वोल्टेज मान लेते हैं, अब इससे हो गया 10 वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाजू में रखा हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल नहीं, नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर रखा, इस पर नेगेटिव चार्ज है पूरे में, कैसे भी अपन कैसे भी जाए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये भी एक कंडक्टर ये मान लेते हैं। अब देखो मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण बेटा यहाँ पे इस वाले पे जो पोटेंशियल आया नेगेटिव चार्ज के कारण, वो आया -8 वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका V डैश की वैल्यू क्या होगी, न्यू पोटेंशियल कितना हो गया इसका 10 और माइनस इसके कारण हो गया तो -8, V डैश की वैल्यू कितनी 2 वोल्ट। तो देखो बेटा पहले पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट, नेगेटिव चार्ज के कारण कितना हुआ -8 वोल्ट, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पर जो नेट पोटेंशियल निकला वो कितना आया 2 वोल्ट। तो देखो पोटेंशियल पहले जब अपन ने न्यूट्रल कंडक्टर रखा था तो 6 वोल्ट आया था, अब कितना आया 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा कम हुआ ना, इस वाले में जब अपन नेगेटिव चार्ज को रखा तो कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या है बेटा कॉन्सेप्ट कि जब कभी भी किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर होता है तो अकेले कंडक्टर को अपन इतना चार्ज नहीं दे पाते क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, जो अपना स्फीयर होता है और अर्थ होती है, अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, अपन कैलकुलेट करेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी तो अपना एक स्फीयर ही है, कंडक्टर मानते हैं अपन इसको, ठीक है ना। तो बेटा पहली चीज तो कोई अकेले कंडक्टर को अपन इतना चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती, तो अपन उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, उसके बाजू में एक बहुत कम डिस्टेंस पे एक बाजू में क्या रखते हैं बेटा, एक बाजू में रखते हैं एक अनदर कंडक्टर। वो कंडक्टर के कारण क्या होता है बेटा, इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाने से क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है प्रिंसिपल किसका, कंडक्टर का और कैपेसिटर का। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर अपन क्या बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। अब कैपेसिटर बहुत तरह तरह के होते हैं, अपने सिलेबस में मेजरली है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और एक इंट्रोडक्टरी, थोड़ा सा ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए है स्फेरिकल कैपेसिटर। वैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होते हैं लेकिन उनकी अपने सिलेबस में वो सब चीजें नहीं है, अपने में तो पैरेलल कैपेसिटर मेजर पार्ट है, वो ही है। स्फेरिकल कैपेसिटर को भी अपन थोड़ा सा देखते हैं नॉलेज के लिए। बात समझ आई ना, तो आप इसको नोट करो। फिर मैं अभी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फंडा बताऊंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, ठीक है ना बेटा। बनता कैसे वो प्रिंसिपल में ही बता रहा हूँ, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन बाद में अलग से डिस्कस करेंगे उसके बारे में पूरी, क्योंकि पढ़ना वही है अपने को। पहले मैं आपको छोटा सा पार्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर का वो बता दूंगा, उसके फॉर्मूले बता दूंगा। फिर हम लोग किस पे जंप करेंगे बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, प्रिंसिपल था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। अब जैसा ये बताया ना बेटा वैसा ही ये वाला है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं, तो देखो अपन ने क्या किया बेटा, जैसे कि मान लो एक अपन ने लिया ए प्लेट ली, ये है मेटल प्लेट, क्या है बेटा, ये मेटल प्लेट है,
ठीक है ना। इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है हम लोगों ने, ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे सरफेस पे इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि प्लेट है, इसको अपन ने चार्ज दिया तो इधर पूरे में और इधर पूरे में स्प्रेड हो जाएगा वो, तो ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाजू में अगर मैं एक न्यूट्रल प्लेट लेके आऊं, ये बी प्लेट लेके आया, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये डिस्टेंस बहुत कम है बेटा, ये ऐसे बिल्कुल पास पास रख दी, लगभग चिपके नहीं है बस, लेकिन बिल्कुल पास पास है, समझे कि नहीं समझे, बहुत कम डिस्टेंस है। ये न्यूट्रल प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, न्यूट्रल प्लेट है। जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज के पास में अपन ये न्यूट्रल प्लेट को रखते हैं, इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इस ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और उसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो बेटा अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि इससे क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाता है इसका, नेगेटिव चार्ज ज्यादा डोमिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में, तो नेगेटिव चार्ज के कारण बेटा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, तो कैपेसिटी क्या हो जाती है इसमें बढ़ जाती है। अब इसी में एक चीज और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, वो ये है कि मान लो अपन न्यूट्रल प्लेट को ना रखते हुए, या आप ऐसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं एनी हाउ ग्राउंड कर दूं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पॉजिटिव पोटेंशियल था वो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा, है ना। तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा फिर, तो इसका अल्टीमेटली और ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये ए प्लेट थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज था पहले से ही, है ना बेटा। ये दूसरी बी प्लेट थी, ये बी प्लेट पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, मतलब इधर इंड्यूस हो गया था नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। हमने क्या किया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, मतलब ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड जैसे ही होता है, तो इधर इस वाले सरफेस पे तो नेगेटिव चार्ज थे, तो ये नेगेटिव चार्ज। अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज थे, अंदर से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकल के आए, और इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। बेटा अपन जो अर्थ होती है ना, उसको इनफाइनाइट कैपेसिटी का कंडक्टर मानते हैं, इससे कितना भी चार्ज दे दो और कितना भी चार्ज ले लो, अपन ये मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अर्थ को हम मानते हैं समुद्र है, वो क्या है, समुद्र है, उसको कितना ही चार्ज दे दो, कितना ही चार्ज ले लो, उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, ठीक है। कितना ही चार्ज दो, चाहे कितना ही चार्ज लो। अच्छा एक चीज और उल्टी मानते हैं, कैसे मानते हैं, अगर यहाँ मान लो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, तो अपन मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल के आए अर्थ से और इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता मान लो, तो अपन क्या बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करके गए, अर्थ में चले गए और न्यूट्रल कर दिया। क्योंकि मूवेबल पार्ट कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो हैवी चार्ज होता है, हैवी पार्टिकल होता है, तो अपन बोलते हैं उसका मूवमेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के इधर आ जाता है। जस्टिफिकेशन ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अब इसका पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज हो गया, अब और ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो कैपेसिटी अब और ज्यादा बढ़ गई। पहले कैपेसिटी कम बढ़ी थी, और ज्यादा बढ़ गई। तो ये प्रिंसिपल है किसका, कैपेसिटर का, वो ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, बस इसमें मैंने प्लेट के फॉर्म में बताया है, वहां पे स्फीयर के फॉर्म में बताया था। कॉन्सेप्ट एक ही है, बात एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, ठीक है ना बेटा। तो ये है। अब देखो अपन देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टाइप का है, छोटा सा टॉपिक, उसको खत्म कर लें, फॉर्मूला देख के एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मेजरली अपने को डिस्कशन तो पूरा चैप्टर चलना है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। उसके पहले अपन क्या देख रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसको बना लो, फिर अपन देखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसको मैं रफ कर देता हूँ। The capacitance of a spherical conductor. लिख लो हेडिंग, the capacitance of a spherical conductor
और कैपेसिटर, ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर। देखो इसमें भी 3 केस बनेंगे। पहला है आइसोलेटेड स्फेयर, आइसोलेटेड स्फीयर दिया है बेटा। पहला आइसोलेटेड स्फीयर दिया है मतलब एक सिंपल सा एक हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है ना, उसकी करंट पोटेंशियल देखेंगे। तो देखो बेटा ये है हमारे पास स्फीयर, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है और इसको ये ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। ये है इसकी रेडियस सपोज आर है, ये इसका सेंटर है ओ, सपोज इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज इसके कंडक्टर है ना जो भी है इसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो अब जैसे ही अपन इसको चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। चार्ज देंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा क्या होता जाता है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना बेटा। अब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो अपन इसकी सबसे पहले तो कैपेसिटी लिखेंगे, तो C इज इक्वल टू क्या लिखें, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का। तो क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। अब इसको चार्ज दिया तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल लिखें कि इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। तो देखो पोटेंशियल लिखें पहले तो बेटा, फिर कैपेसिटी देखेंगे। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। पॉजिटिव चार्ज के कारण स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल कितना होता है, अपन लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, के क्यू बाय आर। बट इसकी कैपेसिटी लिखें तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। इस पे चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना है इसका V, ठीक है। तो V की वैल्यू यहाँ से निकाल के ये यहाँ डाल देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो C की वैल्यू कितनी है बेटा, Q अपॉन के क्यू बाय आर। तो Q से Q क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R आ जाएगा ऊपर, है ना। तो C की वैल्यू क्या आई, यहाँ से C की वैल्यू आ गई बेटा R अपॉन K, और K क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो R अपॉन, इसको लिखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो C आ जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये तो कब है बेटा, जब ये एयर में रखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर मीडियम में रखें, इफ प्लेस्ड इन मीडियम, प्लेस्ड इन मीडियम, तो उनकी अपन परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम मान लेते हैं एप्सिलॉन आर। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, और रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर, ठीक है ना। क्योंकि बेटा यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। समझे कि नहीं समझे, ये अपन ने यूज किया। तो ये मीडियम है। अच्छा, अब जो मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था वो देखो डिस्कशन करेंगे। पहली चीज तो मैंने बेटा आपसे बोली थी, क्या बोली थी, फर्स्ट चीज तो मैंने आपसे बोली थी, फर्स्ट चीज वो ये बोली थी कि कैपेसिटेंस जो होता है, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। दूसरा बताया था मैंने प्रेजेंस ऑफ मीडियम ऑफ द कंडक्टर, और थर्ड बताया था मैंने कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर द कंडक्टर, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, तो 3 चीजें थी। तो देखो बेटा प्रिंसिपल ऑफ, जब मैंने कैपेसिटर बताया तो मैंने आपको बताया कि कैसे दूसरे एक कंडक्टर के पास में दूसरे कंडक्टर को रखते हैं तो कैपेसिटी बढ़ या घट जाती है, बताया मैंने आपको। तो उसकी कैपेसिटी पास में एक और कंडक्टर रखने से बढ़ गई थी, है ना। तो इफेक्ट किया कि नहीं, तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो कि अगर अपन जो कैपेसिटर है उसके पास में किसी और कंडक्टर को लेके आए तो उसकी कैपेसिटी चेंज होती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। देखो ये है एक्चुअल फॉर्मूला,
एयर में कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्या आप यहां से देख पा रहे हो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर बड़ा मतलब स्फीयर जितना बड़ा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा बड़ी। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा स्फीयर होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, उसको आप उतना ही ज्यादा चार्ज दे पाओगे, जितना चार्ज ज्यादा दे पाओगे उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी। समझे कि नहीं समझे? तो यहां से आता है वो फॉर्मूला। मैंने आपको बोला था कि पहले तो मैंने बोला था कि इनको लिख लो, याद कर लो, मैं डिस्कस करूंगा बाद में, वो टाइम आ गया आप डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला मैंने कौन सा पॉइंट बताया कि बेटा किसी जो कैपेसिटर जिसकी बात कर रहे हैं उसके पास में कोई और कंडक्टर लेके आते हैं तो उसकी कैपेसिटी चेंज होती है, एक तो उस फैक्टर के ऊपर। दूसरा बताया था शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, अगर रेडियस चेंज करोगे तो साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे मतलब स्फीयर की रेडियस बढ़ाओगे तो स्फीयर का साइज बढ़ जाएगा, कंडक्टर का साइज बढ़ गया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसको अपन ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, ज्यादा चार्ज दे सकते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज देखो, मीडियम में बात करें तो देखो यहां से देखें C in medium is directly proportional to epsilon r, जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, दो प्लेट जो अपन ने ली थी, प्लेट या दो कंडक्टर के बीच में अगर मीडियम भर दें, कोई सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपन जानते हैं इंसुलेटर होता है, क्या होता है, जैसे ऑयल, वो भर दें तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। बात समझ आएगी नहीं, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये तीन फैक्टर्स थे, एक तो मीडियम रखने से कैपेसिटी चेंज होती है, दूसरा मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से कैपेसिटी चेंज होती है, दूसरा शेप एंड साइज चेंज करने से कैपेसिटी चेंज होती है, तीसरा किसी कंडक्टर को पास में रखने से भी कैपेसिटी चेंज होती है। तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये अपन ने बेटा अभी डिस्कस किया कौन सा, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मीडियम में कितना होता है बेटा, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, और एयर में कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है ना। तो इसको अब आप नोट कर लो, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे बेटा इसमें, इसी में देखेंगे कि जो अपना मैंने बोला था कि 1 फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटर, उसको प्रूव करके देखेंगे अब इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 फैराड वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो जरा, देखो यहीं पे बताता हूँ, अपन ने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया ना, देखो जरा, तो क्या लिखें, लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल, let us calculate the radius of spherical conductor of capacitance 1 farad। तो अपन ने क्या देखा था बेटा, मैंने आपको बताया था कि 1 फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटर। उसके अपन प्लेस पे क्या यूज करते हैं, माइक्रो फैराड, पिको फैराड और मिली फैराड, ये तीन चीजें यूज करते हैं। तो अपन ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि 1 फैराड जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, वो इतनी लार्ज यूनिट क्या होती है, ये लार्ज यूनिट क्यों होती है, ये अपन चेक करना चाह रहे हैं। तो देखो बेटा, कैपेसिटेंस का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा स्फेरिकल कैपेसिटेंस का, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस निकालें अपन कि अगर 1 फैराड किसी स्फीयर का अगर कैपेसिटेंस है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, देखो तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कैपेसिटेंस अपन ने कितना लिया है 1 फैराड, तो लिखें यहाँ से C की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 फैराड अपॉन 1 अपॉन, देखो कुछ नहीं है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो
1/4πε0 इंटू सी। तो ये तो हो गया बेटा के की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू, और सी की वैल्यू कितनी 1। तो बोल आर की वैल्यू कितनी आई 9 इंटू 10⁹ मीटर, या किलोमीटर में देखें तो कितनी आई बेटा R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर, इतनी बड़ी। ठीक है ना। अपनी जो अर्थ होती है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अर्थ की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, सिर्फ इतनी सी होती है। मतलब अगर हमारी जो अर्थ है, अर्थ से लगभग 1500 टाइम बड़ा अपन एक स्फीयर मान लें, 1500 टाइम, इसको डिवाइड करेंगे ना लगभग आता है 1500 टाइम। कितना बेटा 1500 टाइम। ठीक है ना। तो अर्थ हमारी जो है जिस साइज की है, उस साइज से अगर 1500 टाइम, अगर अपन इतने टाइम से अगर अर्थ मान ले कि हमारी अर्थ से एक 1500 टाइम का एक कोई दूसरा स्फीयर है, उसको अगर अपन चार्ज दें तो उसकी कैपेसिटी हो सकती है 1 फैरेड। समझे कि नहीं समझे। छोटे मोटे स्फीयर की नहीं हो सकती, इसलिए बोलते हैं कि 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसलिए अपन क्या बेटा मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड का यूज करते हैं इसमें। ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो देखो मैं कुछ आपको डेटा देता हूं। देखो बेटा, है ना, देखो जरा। तो ये है। अब अपन देखें तो ये बात हो गई कि रेडियस इतनी है और कैपेसिटेंस कितना होता है, लगभग 1500 टाइम्स होता है। कितना होता है बेटा 1500 टाइम। दो नोट डाल लो आप, दिस इज अबाउट, नोट डाल के लिख सकते हैं, दिस इज अबाउट 1500 टाइम्स the radius of the earth, the radius of the earth 1500 टाइम्स है। ठीक है ना। अब अगर अपन देखें कि हमारी जो अर्थ है, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा हूं, थियोरेटिकली, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है। थियोरेटिकली देखें तो हमारी जो अर्थ है जिसका साइज 6400 किलोमीटर है, उस पर कितना चार्ज आ सकता है या उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। ठीक है ना, वो देखते हैं अपन। अगर अपनी अर्थ की बात करें तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो देखो जरा, इसको नोट कर लेना आप लोग, बोर्ड वगैरह में पूछ लिया जाता है। और ये 1500 टाइम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो नीट में भी पूछ सकता है वो बना के, क्योंकि अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा तो ये पूरे पापड़ बेलना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर आएगा। बात समझ आई ना। इसलिए छोटी छोटी जो बातें बताते हैं उसको याद रखना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो एक चीज बताता हूँ, अगर अपन अर्थ की बात करें, थ्योरेटिकली कैपेसिटी ऑफ अर्थ, थ्योरेटिकली क्या देखना है अपन, थ्योरेटिकली कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो देखो बेटा, थ्योरेटिकली कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो देखो बेटा C इज इक्वल टू क्या होता है 4πε0 इंटू R। तो C इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, R तो है बेटा 6400 किलोमीटर अपॉन, ये इसकी वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10⁹9, यूनिट नहीं लिखता हूँ मैं, किलोमीटर है, इंटू 10⁻³ मीटर में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो देखो बेटा C इज इक्वल टू आया 64/9 इंटू 10⁻। देखो एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख लो, 6400/9 और 10⁻³ कैंसिल हुआ तो ये हो गया 10⁻⁻6 फैरेड।
है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटी आती है बेटा C इज इक्वल टू 6400 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो आंसर आता है 711। इसको लिख सकते हैं माइक्रो फैराड। देखो अगर हमारी अर्थ को हम एक कंडक्टर मान लें और उसको चार्ज दें तो उसकी सिर्फ कैपेसिटी कितनी हो सकती है 711 माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड समझे कि नहीं समझे। तो 1 फैराड कितनी बड़ी यूनिट है, 1500 अर्थ को आप चार्ज दो तब जाके 1 फैराड कैपेसिटी बन पाएगी उनकी, फुल कैपेसिटी पे दे पाओ तो, ठीक है ना। तो ऐसा तो ये बात हुई बेटा। एक चीज और कुछ छोटी सी बात याद रखो, आप देखो कि मैं कुछ नोट डाल के लिखवा दूंगा, मुझे याद दिला देंगे थोड़ी देर बाद मैं लिखवा दूंगा। तो ये तो अपन ने बेटा अभी पुरानी वाली बात की, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं, अभी अपन ने देखा अभी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी देख रहे थे, उसमें फर्स्ट देखा आइसोलेटेड कंडक्टर। अब सेकंड लिखेंगे बेटा अपन, सेकंड लिखो आउटर स्फीयर इज अर्थ। अगर आउटर स्फीयर को क्या करते हैं अपन अर्थ करते हैं, सेकंड केस नंबर, सेकंड केस इफ आउटर स्फीयर इज अर्थ, सेकंड बन गया ना, इफ आउटर स्फीयर इज अर्थ, अर्थिंग कर दिया आउटर स्फीयर की, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है देखो बेटा, इसको अपन बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। सिंपल स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हो, ठीक है, कुछ स्पेशल होगा वो बात अलग है। तो देखो बेटा हमने क्या किया, ये दो कंडक्टर हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल है इस टाइप से, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 है और इसकी बड़े वाले की रेडियस है आउटर शेल की R2, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, इस वाले इसको स्फीयर को प्लस Q चार्ज दिया, ठीक है। तो प्लस Q चार्ज इसमें पूरे में फैल जाएगा इस तरीके से, तो ये फैल गया। अब प्लस Q चार्ज दिया, अब ये देखो, अब ये कैसा है बेटा, कॉन्सेंट्रिक है और ये पास पास है, दोनों पास पास हैं। तो जैसे इसको प्लस Q चार्ज देंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। इधर इधर प्लस का Q है तो इधर माइनस का Q इंड्यूस हो जाएगा, माइनस के Q चार्ज। और इसके बाहर प्लस का Q होगा, लेकिन अपन ने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो जो प्लस Q बाहर इंड्यूस हुआ था वो जीरो हो जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक कैपेसिटर बन गया जिसमें देखो दो प्लेट हैं, एक तो ये छोटी वाली प्लेट और एक ये बड़ी वाली प्लेट, ठीक है। और देखो एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो अभी अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे, उसमें भी ये होता है। कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बीच में होती है, बाहर नहीं होती। जैसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो अपन लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कहाँ पे है बेटा, स्मॉल r की वैल्यू अगर लेस देन कैपिटल R करेंगे तो 0 आएगा, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो क्या लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट R इज ग्रेटर देन R2। मतलब ये जो एरिया है बाहर, दोनों स्फीयर के बाहर, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में। अभी दोनों प्लेट्स कैसी हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ होगी, जैसे कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे ऐसे होती है। मैं बना नहीं रहा हूँ डायग्राम, फालतू कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो इसी के फॉर्म में तो एनर्जी को स्टोर करती है दोनों प्लेटें, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो एनर्जी, है ना। तो इसी के फॉर्म में क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो अपन क्या करें, देखो देखना बेटा, ये बात तो अपन ने लिख ली कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो ये सब चीजें हो गई, ठीक है ना। अब देखो अपन लिखें पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, देखें इनर स्फीयर का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। तो लिखें अपन बेटा इसको V1।
तो एक तो खुद के चार्ज के कारण होगा, वो कितना लिखेंगे के क्यू बाय R1, क्योंकि खुद का चार्ज तो प्लस क्यू है और रेडियस R1 है। एक ये बड़े वाले के कारण होगा, तो उसको क्या लिखें के, इस पे कितना चार्ज है माइनस क्यू, और इसकी रेडियस कितनी है बड़े वाले की R2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा के क्यू तो कॉमन आ गया, या बचा देखना एलसीएम आ जाएगा R1 R2, तो बचेगा R2 माइनस R1। तो ये तो आ गया अपने पास पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। अब निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। तो देखो यहां लिखता हूं मैं, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। दिख तो रहा है ना तुम लोगों को यहां तक का? ठीक है, दिख रहा है पूरा वो। पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर देखें तो वो कितना लिखेंगे बेटा 0। क्यों? क्योंकि बेटा अपन ने जो बड़ा वाला स्फीयर है उसको अर्थ कर दिया ना, तो अर्थिंग कर दी ना, तो अर्थिंग कर दी, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या हो गया 0। किसी भी बॉडी की अपन अर्थिंग कर देते हो तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है 0। तो इसका आउटर स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा 0। तो अर्थिंग कर दी तो इसका पोटेंशियल हो गया 0। ये समझ गए? अब अपन इन दोनों के बीच में क्या लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस लिखें। तो लिखें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स। ये प्लेट ही तो है, दो स्फेरिकल शेल है। देखो जैसे कि ये एक स्फेरिकल शेल है और इसके ऊपर दूसरी स्फेरिकल शेल है, तो ये एक प्लेट हो गई स्फेयर के शेप में और ये दूसरी प्लेट हो गई। इन दोनों के प्लेट के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बस। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, वो भी स्फेरिकल प्लेट है इसकी। और कैसी है स्फेरिकल प्लेट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाले बेटा बिटवीन द प्लेट्स, तो उसको रिप्रेजेंट करें V से, तो V1 माइनस V2, बड़े में से छोटे को माइनस किया, कितना आएगा के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो ये तो आ गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों प्लेट्स के बीच में। अपने को निकालना है कैपेसिटी इसकी। क्या निकालना है? कैपेसिटी। और कैपेसिटी होता है C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैपेसिटी पता चल जाएगा। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको कैपेसिटी निकाल के बताऊंगा। नोट कर लो जल्दी से, कर लो बेटा, नोट कर लो। अब देखो मैं इधर वाले पार्ट को रफ कर रहा हूं। देखो अब लिखें अपन कैपेसिटेंस, लिखें क्या लिखें कैपेसिटेंस। तो देखो C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय V, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू, चार्ज कितना दे रखा है अपन ने इनर स्फीयर को Q, ये देखा ना। इफ आउटर स्फीयर इज अर्थ और इनर स्फीयर को कितना चार्ज दिया था प्लस Q है ना, तो चार्ज है Q अपॉन V। Q V की वैल्यू कितनी निकाली बेटा अपन ने, के Q R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो देखो Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू ये ऊपर पहुंच जाएगा है ना, और K की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्फेरिकल कैपेसिटर की कभी बात करें तो इसका यूज करो। क्या है फॉर्मूला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। यहाँ पे R2 क्या है बेटा, R2 इज ग्रेटर देन R1, ध्यान रखना R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 इज द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर एंड R1 इज रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर, ठीक है ना। तो ये था बेटा अपना सेकंड केस, जिसको अपन बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, 2-3 और हैं, उनके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ स्फेरिकल के, फिर मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो पहले, फिर अपन मैं इसके कुछ और 2-3 स्फेयर होते हैं, उनका स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, उनका फॉर्मूला बताएंगे, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करो नोट।
देखो बेटा, थर्ड है केस नंबर 3 स्फीयर का ही। इनर स्फीयर इज अर्थ। अगर इनर स्फीयर को क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं इनर स्फीयर की, ठीक है ना। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला देखो, चार्ज के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही कैपेसिटी इसमें, है ना, तो उसको अपने से टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा लिखो आप तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1, ये फॉर्मूला है। और ध्यान रखो यहाँ पर R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब R2 बिगर स्फीयर है, R1 स्मॉलर स्फीयर है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आता है किसका, कैपेसिटी का। अगर इनर स्फीयर को क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, तो बस क्या डिफरेंस क्या है, वहां पे आता था R1 R2, यहाँ पे R2 का स्क्वायर आता है, बस इतनी सी ट्रिक है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो एक दो और मैं लिखवा देता हूँ, कुछ और स्पेशल केसेस। इसके बाद में अगर कनेक्ट कर दें, कनेक्टेड एंड आउटर प्लेट इज गिविंग चार्ज। देखो फोर्थ केस देखो, कनेक्टेड and outer sphere and outer plate ले लो, plate is given a charge। मतलब अभी अर्थ नहीं किया, एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया और बाहर वाली प्लेट को क्या दिया है, चार्ज दिया है। तो ये इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये तो है बाहर वाली प्लेट आउटर स्फीयर, ये हो गया इनर स्फीयर, इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R1, और बाहर वाली स्फीयर को चार्ज दिया Q, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी होती है बेटा C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2, बड़े वाली रेडियस आएगी R2। इसका अगर डायग्राम बना है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये तो हो गया आउटर स्फीयर, ये हो गया इनर स्फीयर, ये रेडियस हो गई R2, ये रेडियस हो गई R1, है ना। इनर स्फीयर को क्या किया था, ग्राउंड किया था, तो ये इनर स्फीयर को क्या कर दिया बेटा अपन ने, ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना, ऐसा। और इसको चार्ज दिया था हम लोगों ने Q, तो ये था। एक और देखेंगे बस, केस नंबर 5 देखेंगे, तो ये अपना स्फीयर के फॉर्मूले हो जाएंगे। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरेलल प्लेट के इंपॉर्टेंट है, वो अपन पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम। मेन अपना पर्पस वो ही है पढ़ना, ठीक है ना। इनको ध्यान रखो, लेकिन छोटी छोटी चीजें यूज हो जाती है। देखो अब देखें अपन फिफ्थ, लिख लेना, इसको नोट कर लेना अच्छे से। फिफ्थ रिजल्ट देखो बेटा, कनेक्टेड स्फीयर्स। कनेक्टेड स्फीयर्स है, 2 कनेक्टेड स्फीयर्स है। ये बिगर स्फीयर है, इसकी रेडियस है R2, ठीक है। इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C1 है, इसको चार्ज दिया Q। ये एक स्मॉलर स्फीयर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C2, इसकी कैपेसिटी C2। इसको बेटा एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया, ऐसे इस तरीके से कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी होगी बेटा C = C1 + C2। तो C = C1 + C2 करेंगे, तो इसकी लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसकी लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, इसकी लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा R1 + R2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज थी। अब ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, और अपन इसके ऊपर जो स्फीयर्स हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे नई एनर्जी के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स वाला कैपेसिटर, ठीक है ना बेटा। तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले सिंपल सा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करो जल्दी से। देखो बेटा क्वेश्चन है,
a capacitor gets a charge of 50 microcoulomb when it is connected to a battery. When it is connected to a battery of EMF 5 वोल्ट। EMF को अभी आप पोटेंशियली समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जब देखेंगे बेटा, है ना। उसने पूछा कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर या कंडेंसर, कैपेसिटर की जगह कंडेंसर वर्ड भी यूज कर सकता है, और कैपेसिटेंस की जगह कैपेसिटी वर्ड भी यूज कर सकता है। वो बात एक ही, मतलब सी, कैपेसिटी निकालना मतलब सी निकालना। तो देखो सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक कैपेसिटर है, उस पर चार्ज दिया हुआ है इतना है, उसका पोटेंशियल दे रखा है इतना है, तो सिंपल फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज कितना है 50 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 अपॉन 5, तो 5 से चला जाएगा 10, तो कैपेसिटी कितनी आई बेटा 10 माइक्रोफैरड। ये 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख सकते हैं। तो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा, बोल दूं क्या, लंबा है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन में बोल देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लंबा है, टाइम वेस्ट होगा, वैसे ही मैं बोल दूंगा धीरे धीरे, जैसे क्लास में बोलता था वैसे बोल दूंगा, तो आप लिख लेना, ठीक है ना। इसको लिख लो आप पहले तो अच्छे से, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। करो इसको, जल्दी नोट कर लो। देखो अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे छोटे, क्योंकि अभी अपन ने चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है ना, इसीलिए। देखो बेटा क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड स्फीयर, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 50 पिकोफैरड। एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज कैपेसिटी ऑफ 50 picofarad. An isolated sphere has capacity of 50 picofarad. Calculate first बोला उसने, calculate its radius, calculate its radius, and second बोला बेटा, how much charge should be placed on it, how much charge should be placed on it to raise, मतलब चार्ज की वैल्यू पूछी है ना, to raise its potential to raise its potential to 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है ना। तो पहले तो अपने कैपेसिटी पता करना है, फिर ये वोल्टेज दे रखा है, इतना वोल्टेज बढ़ा दिया, ठीक है ना, मतलब V की वैल्यू दे रखी है, तो कैपेसिटी भी निकालना है, मतलब चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले तो अपने कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है, तो अपन लिखें सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का, C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 4πε0 × R। तो C इज इक्वल टू, देखना इसकी वैल्यू लिख सकते हैं अपन 1/9 × 10⁻⁹, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। रेसिप्रोकल है यहाँ पे, और R कितना दे रखा है बेटा, R पता करना है ना। कैपेसिटी कितनी दी हुई है अपने को 50 पिकोफैरड, तो 50 × 10⁻⁻12, तो R की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 50 × 9 × 10⁻⁻12 × 10⁻9। तो देखो R की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये तो बचा 9 5 या 45, तो 45
और ये बचा -3, मतलब -2 बचा, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये तो आ गई बेटा रेडियस, 45 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो r = 45 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। अब दूसरी चीज क्या पूछी बेटा उसने भी दिया हुआ क्यू पूछा है ना, तो देखो Q = क्या होता है CB, या इंक्रीज बोला है तो डेल्टा भी, तो बात है कि वो फीलिंग वही है, ठीक है, वेरिएबल थोड़े से चेंज हो जाता है कुछ नहीं। तो Q पूछा है, C कितना है 50 इंटू 10⁻⁻12, और डेल्टा भी कितना दिया है 10⁻+4। तो चार्ज कितना है बेटा 50 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, कूलम। और अगर इसको नैनो में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 500 नैनो कूलम। एक जीरो से मल्टीप्लाई कर लें, एक जीरो से डिवाइड करेंगे तो नैनो हो जाएगा 500 नैनो कूलम, ठीक है ना बेटा। तो हो जाएगा 500 नैनो कूलम बोलो, या 0.5 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 0.5 माइक्रो। अब ये देखो आंसर तो एक ही है, अब ये आया आंसर, तो अब कूलम में बोलेगा तो हो सकता है कूलम में ऑप्शन दिया हो, माइक्रो में दिया हो तो ये आंसर जाएगा अगर ऑप्शन, और अगर नैनो में अगर ऑप्शन दे रखा है तो वो अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नैनो माइक्रो जो पॉइंट है उनको इधर उधर शिफ्ट करवा के डेसिमल प्लेसेस को, ठीक है ना, बाकी फीलिंग सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया। अब देखो बेटा, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके और क्वेश्चंस की नई वैरायटी की प्रैक्टिस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटा। पढ़ाई करो, मैंने अभी कुछ बच्चों को फ़ोन लगा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, है ना, तो जिनके मेरे पास नंबर है उनको तो मैं फ़ोन लगा ही रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ो सब लोग बेटा, वीडियो प्रॉपरली देखो। कुछ बच्चों से बात हुई तो उनके अभी कुछ वीडियोस पेंडिंग भी पड़े हुए हैं, तो बेटा पेंडिंग अगर वीडियो पढ़ेंगे तो आपका संडे का टेस्ट तो सही जा ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। तो टेस्ट आपका तभी अच्छा जाएगा जब आप क्या करोगे, पूरे वीडियोस को प्रॉपर देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे और उनको रिवाइज करोगे। जो असाइनमेंट दे रहा हूं मैं उनको सॉल्व करते जाओ, साथ साथ जिसके पास बेटा बुक है, नीट गाइड की बुक है तो नीट गाइड सॉल्व करो, कोई और बुक है तो उसको सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। अभी बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई, वो बोल रहे सर हमारी बुक्स तो अभी वहीं रह गई हैं एकेडमी में, हॉस्टल में, घर पे कोई बुक नहीं है। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको अपनी जो बुक है, अपन जो प्रेफर करते हैं उस बुक की कुछ फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डालूंगा, असाइनमेंट बना के उनको फिर सॉल्व करके मुझे अपलोड करना। जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं प्लीज वो अपना जो ग्रुप है, डाउट वाला ग्रुप है, उस पर फोटो खींचो, भले ही वो रफ कॉपी है कोई बात नहीं, उसके फोटो खींच के मुझे भेजो ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, और किस किस बच्चे का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में प्लीज डालो, ठीक है, क्योंकि अभी बेटा आप दूर हो, कुछ कम्युनिकेशन है नहीं, ठीक है, आमने सामने का, तो फोन के थ्रू या अपना व्हाट्सएप के थ्रू अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझो कि सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा बेटा, आपको सिंसियर होना पड़ेगा। हम तो सिंसियर हैं, अकेडमी ऑलरेडी सिंसियर है पूरा काम करने के लिए, आपको सिंसियर होना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। माहौल बनाओ घर पे और पढ़ाई करो, चलो।